नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 30 मार्च कोर्ट केस जिसमें सरकार और एक तरफ है यहाँ पर बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स, ठीक है, दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। दोनों में से अगर हम देखें तो पेंशनर्स के पक्ष में पलड़ा भरी है, लेकिन सरकार अभी आपको पता है, मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि सरकार के पास वैलिडेशन एक्ट की ताकत है, ठीक है, जो कि आपके पुराने सारे कोर्ट केस को बेअसर कर सकता है। और पेंशनर्स की अगर बात करें तो पेंशनर्स के पास सीसीएस पेंशन रूल 37A की ताकत है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों के पास अपना अपना ब्रह्मास्त्र है, जो कि अगर छोड़ते हैं तो कोर्ट क्या तय कर पाएगी, यानी कि किसके पक्ष में फैसला करेगी। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से देखेंगे कि क्या वैलिडेशन एक्ट के सामने रूल 37A टिक पाएगा, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स का काफी टाइम पुराना सुरक्षा कवच है, उसी की वजह से पेंशन सुरक्षित है, ठीक है। और डोड यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पेंशन मिलती है और रूल 37A के तहत आपका पेंशन रिवाइज भी वहीं से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये जो रूल 37A वैलिडेशन एक्ट के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों के पास अपने अपने चीज है, ठीक है, यानी कि दोनों के पास अभी यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि पेंशनर्स का पलड़ा भारी है, क्योंकि वैलिडेशन एक्ट के तहत सारे फैसले अगर निष्क्रिय हो गए यानी कि बेअसर हो गए तो भाई साहब हो सकता है कोर्ट में सरकार जीत जाएगी और पेंशनर्स के पास सीसीएस पेंशन रूल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कोर्ट में, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों रूल 37A के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि रूल 37A एक हिसाब से देखा जाए तो डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए वरदान है, जो कि जब बीएसएनएल का गठन नहीं हुआ था 2000 की बात है, उसके बाद यहाँ पर जो भी डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स आज जो कि बीएसएनएल में है, पहले डोट में थे और बीएसएनएल के बनने के बाद यहाँ पर कर्मचारी के रूप में बीएसएनएल या फिर एमटीएल में ऑब्जर्व होके गए थे, ठीक है, शामिल हुए थे, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में डोट ने यानी कि सरकार ने ये वादा किया था कि आपको भले सैलरी इन कर्मचारी के रूप में आपको सैलरी भले बीएसएनएल देगा, लेकिन जब आप पेंशनर्स बनोगे यानी कि रिटायर हो जाओगे तो आपकी पेंशन और पेंशन रिवाइज का जिम्मा हमारे हाथ में, ठीक है। लेकिन अब क्या है, पलट गई है सरकार। आज की स्थिति 2026 की बात करो तो पलट गई है सरकार। अब बोल रही है कि पे रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा, ठीक है। इसी का मुद्दा और इसी का कोर्ट केस चल रहा है अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में जानकारी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसका सीधा असर बीएसएनएल के उन हजारों पेंशन भोगियों पर पड़ता है जो रूल 37A के तहत सुरक्षित महसूस कर। तो पहला पॉइंट देखते हैं रूल 37A क्या है और यह क्यों ताकतवर था। पहले जब डोड ने कर्मचारियों को बीएसएनएल में भेजा यानी अब्जॉर्प्शन किया, तब सरकार ने वादा किया था कि आपकी पेंशन सरकारी कर्मचारी जैसी ही सुरक्षित रहेगी, यानी कि आप दोनों लगभग बराबर हो हमारे लिए, और गारंटी दी थी इसके तहत पेंशन का भुगतान सीधे भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। और समानता यह है कि यह नियम कहता है कि जिस तरह केंद्रीय कर्मचारी के रिटायर कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी, उसी तर्ज पर बीएसएनएल के अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पर वादा तो कर दिया, लेकिन 2016 में 7 सीपीसी के 2.5 फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन तो रिवाइज कर दी, लेकिन डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स रह गए, क्योंकि बीएसएनएल घाटे में था। उसको पे रिवीजन से जोड़ा जा रहा था, तो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन के लिंक होने की वजह से यहाँ पर बीएसएनएल पेंशन रिवाइज नहीं हो पाई। और सरकार भी अब भी यही कह रही है कि पे रिवीजन पहले यहाँ पर लागू होगा और फिर पेंशन रिवीजन होगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का कवच है इस पर। सालों तक कोर्ट ने ये माना है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि डेफर्ड वेज है, यानी कि रुका हुआ वेतन है, और इसे भेदभाव पूर्ण तरीके से नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। यानी कि भाई साहब पेंशनर्स ने अपना काम पहले ही कर दिया है कर्मचारी के रूप में, अब उसका वेतन है एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशन, जो कि उस समय काट ली गई थी और अब उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर ये इनाम या फिर बोनस नहीं है जिसको कभी भी रोक सकते हो आप। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने भी पहले भी बहुत सारे केस में ये माना गया है और इसी के बल पर पेंशनर्स का पलड़ा भारी है।
अभी वेलिडेशन एक्ट क्या है, इसका दाव क्या है, सरकार का दाव क्या है, ये देख लेते हैं। सरकार ने हाल ही में 2025 के आसपास एक ऐसा कानून लाने का प्रयास किया है जिसे वैलिडेशन एक्ट कहा जा रहा है। इसकी क्या ताकत है, देखिए, भेदभाव की शक्ति। यह एक्ट सरकार को एक कानूनी अधिकार देता है कि वह रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनर्स के बीच यानी कि क्लासिफिकेशन कर सके। ठीक है, पुरानी जीत को पलट भी सकती है। 1982 का मशहूर डीएस नकारा केस, जिसने कहा है कि पेंशनर्स एक समान है, यह एक्ट उस सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर आपकी जैसे कोर्ट केस पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो उस कोर्ट केस के फैसले को नहीं बदलेगा ये एक्ट। ठीक है, जिस आधार पर, ठीक है, जिस कानूनी आधार पर ये कोर्ट केस पेंशनर्स के पक्ष में गया है या फिर फैसला पेंशनर्स के पक्ष में गया है, उस कानून को ही चेंज कर देगा ये। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो फैसला भी बेअसर हो जाएगा, और पिछले जो भी पेंशनर्स के पक्ष में फैसले लिए गए वो भी बेअसर करने की ताकत रखता है। ठीक है, तो पिछली तारीख से लागू इस एक्ट को पिछली तारीखों से लागू या फिर प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है, ताकि पुराने अदालती फैसले को जो फैसले का असर है वो भी खत्म किया जा सके। अभी क्या रूल 37A इस एक्ट के सामने टिक पाएगा, अब वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने रूल 37A के बारे में भी देख लिया, क्या ताकत रखता है और क्यों जरूरी है, क्या कर सकता है, और वैलिडेशन एक्ट की भी ताकत देख ली। अब दोनों को भिड़ाते हैं हम कि कौन जीतेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है वर्तमान स्थिति यानी कि मार्च 2026 के अनुसार लड़ाई अब संवैधानिक गारंटी बनाम वीएस नया कानून की है। ठीक है, रूल 37A की मजबूती, क्योंकि यह नियम आर्टिकल 319 के तहत आता है और इसे अब्जॉर्प्शन की एक मुख्य शर्त बनाया गया था, इसलिए इसे पूरी तरीके से खत्म करना सरकार के लिए कानूनी रूप से मुश्किल है। यह एक वैधानिक वादा है, यानी कि स्टेटरी गारंटी है देखा जाए तो। ठीक है, वैलिडेशन एक्ट, यह एक्ट पेंशन रिवीजन जैसे कि एड पे कमीशन के लाभ को रोकने या फिर सीमित करने के लिए सरकार को कानूनी कवच देता है। सरकार ये कह सकती है कि आर्थिक बोझ के कारण हम पेंशन अलग तरीके से तय करेंगे। ठीक है, यानी कि भाई साहब, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के कारण हमारे सरकारी खजाने पर यहाँ पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, इसलिए वो कानून ही चेंज कर देंगे। ठीक है, ताजा मार्च 2026 की बात करो तो 19 से ज्यादा पेंशनर्स एसोसिएशन ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इस वैलिडेशन एक्ट को चुनौती दी है, नोटिस जारी किया गया है। और आज की जानकारी एड पे कमीशन। अभी देखिए यहाँ पर अगर बात करें दोनों की, पेंशनर्स के पक्ष की और सरकार की, अब दोनों पक्ष मजबूत है, क्योंकि एक के पास है वैलिडेशन एक्ट और दूसरे के पास है रूल 37 है सीसीएस पेंशन रूल। अब भाई साहब मामला विचार में है, देखते हैं किसके पक्ष में फैसला आएगा, वो 30 मार्च को तय होगा। एड पे कमीशन की बात करूं तो 8वां वेतन आयोग के गठन के समय पेंशनर्स की डिमांड क्या थी? की मांग है कि बीएसएल पेंशनर्स को उसी फिटमेंट फॉर्मूले का लाभ मिले जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। ठीक है, अदालती कार्यवाही हुई इस पर। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंशन रिवीजन को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है, जो कि 30 मार्च 2026 के आसपास इस पर बड़े फैसले आने की उम्मीद है। बीएसएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के रुख की बात करो तो यूनियंस का कहना है कि सरकार रूल 37A को बाईपास नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कुल मिलाकर अगर बात करें तो वैलिडेशन एक्ट निश्चित रूप से रूल 37A की सुरक्षा पर एक कानूनी हमला है, क्योंकि यह एक सरकारी समझौते जो कि ट्रिपरेटाइट एग्रीमेंट का हिस्सा है। आने वाले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि सरकार की आर्थिक मजबूरी बड़ी है या पेंशनर्स की संवैधानिक सुरक्षा। ठीक है, तो भाई साहब ये हमने यहाँ पर दोनों को भिड़ा कर देख लिया है, दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत। सरकार वैलिडेशन एक्ट से रूल 37A को एक हिसाब से बाईपास करना चाहती है, तो देखते हैं क्या होता है। वो जब भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।